हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। और बेसिकली ऑप्टिक्स डिवाइड है दो पार्ट में। तो हम लोग बिगनिंग से पढ़ते हैं। सो वी हैव दिस ऑप्टिक्स एंड इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर वन, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग बात करेंगे लाइट एज रे कि लाइट एज रे इज गोइंग अलोंग वन डायरेक्शन एंड फॉलिंग ऑन पर्टिकुलर सरफेस। या तो वो रिफ्लेक्ट होगी, या वो रिफ्रैक्ट होगी, या वो डिस्पर्स होगी। ऐसा कुछ हम पढ़ रहे होंगे। ये रे ऑप्टिक्स का फिनोमेना है जिसमें हम केवल लाइट के रे बिहेवियर की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट इज वेव ऑप्टिक्स। इन दिस पार्ट वेव ऑप्टिक्स में हम बात कर रहे होते हैं कि लाइट वेव है। और वेव का मतलब हुआ कि एक तरह की ऐसी वेव है कि जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है और वो इंटरफेरेंस दिखाती है, डिफ्रैक्शन दिखाती है। तो इस तरह के नेचर है, इसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स को। सो वी सी कि व्हाट इज द रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट एक रे है और वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। मतलब उसका ना तो हम फोटोन नेचर मानते हैं, ना हम वेव नेचर मानते हैं। वी जस्ट से दैट लाइट गोज अलोंग स्ट्रेट लाइन अंटिल, जब तक हम इसको किसी तरह की रुकावट क्रिएट ना करें, या तो हम मिरर या रिफ्रैक्टिंग मीडियम ना रखें। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। इसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें हम दो तरह के फिनोमेना पढ़ते हैं। पहले वाले फिनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन, जो मिरर में होता है, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेसेस पे होता है। तो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, देन वी स्टडी रिफ्लेक्शन। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिफ्लेक्शन, एक तो हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर, ऑन प्लेन मिरर, और दूसरा बिहेवियर पढ़ते हैं हम ऑन कर्व्ड surfaces. So we study this first part, that is called plane mirror. अब प्लेन मिरर का मतलब हमें समझ में आता है। हमारे पास एक सरफेस होगा कुछ इस तरह का, और इसमें एक स्पेशल तरह की पॉलिशिंग होगी। पॉलिशिंग होने की वजह से ये रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। रिफ्लेक्टिंग बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे हम कोलिजन करा रहे हो, इलास्टिक कोलिजन। याद करो, +1 में पढ़ा है हमने। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, हमारे पास एक बॉल होती थी। अगर हम इस बॉल को सीधा थ्रो करें तो ये इस वाले सरफेस के साथ टकराएगी, और टकराने के बाद जहाँ से आ रही थी एग्जैक्टली उसी सरफेस पे वापस लौट जाती है। ऐसे वाले कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट। लाइट रे में भी सेम बिहेवियर होता है। हमारे पास ये मिरर होगा, लाइट सीधी आएगी, टकराएगी और इसी रास्ते लौट जाएगी। दिस इज फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट समझो आप कि अगर हम एक इलास्टिक बॉल को लें और इस वाले सरफेस पे इस बॉल को इधर को थ्रो करें। आप सोचो, टकराने के बाद ये किधर को जाएगी? टकराने के बाद ये इस तरफ जाएगी। लाइट का बिहेवियर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने कुछ कंसेप्ट बना रखे हैं। कंसेप्ट क्या बना रखे हैं? दिस इज कॉल्ड मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। कौन सी लाइन? नॉर्मल लाइन। और फिर हम क्या बोलते हैं, ये सिंस अगर हम इसको लाइट मान के चलेंगे तो हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि लाइट गिर रही है। गिरने को बोलते हैं इंसिडेंट होना। दिस कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, और इसके बीच के एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको अभी हम थीटा मान लेते हैं। अगर ये बॉल इलास्टिक है तो जितने एंगल पे फॉल होती है उतने एंगल पे चले जाती है। तो अगर हम इसको रे के फॉर्म में दिखाएं तो हम लोग कुछ ऐसे कहेंगे कि ये मिरर होगा, और ये हमारे पास बेटा नॉर्मल होगा, और ये वाली लाइट यहाँ पे फॉल हो रही होगी ऐसे, और इस वाले एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लाइट रे यहाँ चले जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे 5 चीज़ें हैं। कौन सी 5 चीज़ें हैं? नंबर 1, इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परफेक्ट। अगर
ये रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो रहा हो और प्लेन मिरर में भी वो कैसा हो, स्मूथ हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता है, सेम होता है। बेसिकली प्लेन मिरर के ऊपर दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। हम लोग यहां पे लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। There are two types of reflection on plane mirror. Number one, specular या इसी को हम रेगुलर भी बोलते हैं। रेगुलर पता कब होता है, जब हमारा मिरर पूरी तरह से स्मूथ हो, मतलब इट इज ऑन, लिख सकते हैं हम लोग, इट इज ऑन स्मूथ मिरर। अगर हमारा मिरर पूरी तरह से स्मूथ होगा तो ऐसे वाले केस में जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, ये सेम आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये हमारे पास मिरर है और ये नॉर्मल है, यहाँ पे लाइट गिर रही है, इसको हम लाइट फॉल हो रही तो एरो को हम इधर को दिखाएंगे, लाइट ऐसे फॉल हो रही है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और अगर ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, स्पेकुलर का मतलब मैंने क्या बोला, मिरर पूरी तरह से स्मूथ होना चाहिए और ऐसे केस में रफनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा तो I = R आएगा। लेकिन अगर ये स्पेकुलर नहीं होगा तो कौन सा होगा, फिर ये डिफ्यूज्ड होगा। सो सेकेंड टाइप इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इर्रेगुलर का मतलब तुम ऐसे मान लो कि हमारे पास एक मिरर है, देखने में तो हमें बिल्कुल सीधा सीधा स्मूथ लगेगा, बट अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो ये हमें ऐसे दिखेगा, ऐसे। अब आप इमेजिन करो कि एक रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं और हमारे पास एक बॉल है। हमने एक बॉल को लिया, अगर हमारी बॉल यहाँ गिरेगी तो डिफ्लेक्ट होगी इधर को, लेकिन अगर हमारी बॉल, ये सेम बॉल अगर यहाँ गिरेगी इस तरह, इस वाले पॉइंट पे, तो वो एक ही डायरेक्शन में थोड़े डिफ्लेक्ट होगी, वो कहीं और डिफ्लेक्ट होगी, मतलब वो इधर जाएगी। और हमें क्या दिख रहा है, दोनों आपस में पैरेलल नहीं जा रहे हैं। तो जब भी मिरर हल्का सा रफ होगा तो अगर हम नेकेड आई से देखेंगे तो हमें पूरी तरह से सीधा दिखाई देगा, स्मूथ दिखेगा। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ऐसे जिगजिग लगेगा। और जिगजैग होने की वजह से क्या होगा, अगर इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो इंसिडेंट रे तो सेम एंगल पे आ रही होगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे डिफरेंट एंगल पे जा रही होगी। उस केस में I और R दोनों सेम नहीं होंगे। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, हम लोग शो करेंगे कि मिरर तो बिल्कुल ऐसा है, सीधा सीधा, बट लाइट आ रही है, एक रे यहाँ गिर रही है, ये देखो पैरेलल है आपस में, ये पैरेलल है, लेकिन इनका जो रिफ्लेक्शन आएगा ना, एक लाइट रे हो सकता है इधर जा रही हो, तो एक इधर जा रही हो, तो एक इधर जा रही हो, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ऐसे वाले रिफ्लेक्शन को नाम देते हैं हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ऐसे केस में अगर हम इमेज को देखते हैं तो इमेज क्लियर, साफ दिखाई नहीं देती है। तुम लिख सकते हो, इन दिस केस इमेज अपीयर्स ब्राइट क्लियर, इन दिस केस इमेज अपीयर्स ब्लर्ड, मतलब हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देती है। सो इट इज अबाउट दी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं लॉज कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है। तो स्नेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली दो लॉज दिए। फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट लॉ क्या चीज़ है कि अगर हमारे किसी मिरर के ऊपर लाइट गिर रही हो, ये नॉर्मल है, ये I है और ये R है, यहाँ पे हम इस वाले लॉ में हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की। तो इस लॉ के हिसाब से हम बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ सेज angle of reflection and angle of incidence are equal। ये फर्स्ट लॉ है। अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, लाइट रे फॉल्स ऑन प्लेन मिरर एंड मिरर इज specular or smooth, then angle of incidence and angle of reflection are always equal। आप ऐसे लाइन लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको डिक्टेट करी है, ये फर्स्ट लॉ है। उसके बाद आता है स्नेल का सेकंड लॉ। उन्होंने सेकंड लॉ में क्या बोला कि सपोज करो हमारे पास ये रे है,
ये मिरर है और ये नॉर्मल है और ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। तो और ये इंसिडेंट एंगल है। जब ये वाली रे इस वाले पॉइंट पे फॉल होती है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अब सिंस ये डायग्राम तो 2D में है, ये रिफ्लेक्ट हल्की सी बाहर को भी हो सकती है, मतलब जिस प्लेन में मैं लिख रहा हूँ इस प्लेन से हल्के से बाहर को भी हो सकती है, हल्की सी अंदर को भी हो सकती है। बट स्नेल ने क्या बताया कि नहीं होगा, मतलब जिस प्लेन में या जिस बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ उसमें ये तीनों आपस में एक ही प्लेन पे होंगे। आप इमेजिन करना ये तीनों एक प्लेन में होंगे, दिस इज द सेम प्लेन। नन ऑफ द रे इज ईदर रेज्ड आउट और डिप्रेस्ड इन, मतलब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तीनों कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। सो सेकेंड लॉ में आप लिख लो कॉपी पे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर lie in same plane, lie in same plane. This is Snell's second law regarding reflection. And अच्छी बात यह है कि ये लॉ प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड होगा और ये लॉ कर्व्ड मिरर के लिए भी वैलिड होगा। Now we see another point, that is image formation. Image formation. अब ये इमेज फॉर्मेशन का क्या मतलब है मैं आपको चेक कराता हूँ। आप इमेजिन करो कि हमारे पास ये मिरर है, ये मिरर है और कोई यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है और जो सामने खड़ा है इसकी आंख है, आई, दिस इज आई, ई फॉर आई। रेज हमेशा याद रखना, रेज उस हर चीज से निकलती है जिस पे लाइट गिरती है। जैसे अगर इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो इसमें से रेज निकलेंगी और रेज निकलेंगी तो हमें दिखाई देगा। अगर इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो इसमें से रेज निकलेंगी, हमें दिखाई दे जाएगा। लेकिन हमें जिसको देखना होता है हम उसकी रेज को काउंट करते हैं। जैसे सपोज करो ये आई है ना, हमने आई की इमेज को देखनी है। अगर आई ने आई को देखना है या हमने खुद को देखना है तो क्या होगा, इसमें से रेज निकलेंगी अलग अलग डायरेक्शन में, इसमें से कुछ रेज इधर को निकलेंगी और वो नॉर्मली फॉल होंगी और नॉर्मली लौट के आएंगी। तो हमें क्या लगेगा, सच में तो हमारी आंख यहाँ पे रखी हुई है लेकिन रे सीधे जा रही हैं और जब लौट के आ रही तो हमें क्या लगेगा, हमें फील होगा जैसे रे कहाँ से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं। तो एक्चुअली जो हमें इमेज दिखाई देती है वो कहाँ दिखती है, वो यहाँ कहीं दिखती है। और ये ऐसा पता चलता है कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। बट इस वाले डायग्राम से मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि एक्स और एक्स सेम होगा, इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम बनाने पड़ेंगे, मैं भी बनाता हूँ। सो हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इसका मतलब मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से उतना दूर इमेज का फॉर्मेशन होता है। दिस इज दी डायग्राम। हम थोड़ा सा साइड वाइज बात करते हैं। साइड वाइज बात करने का मतलब हुआ कि इट्स अ मिरर, इट्स अ मिरर एंड ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और हमने इसको देखना है। हमने इसको कहाँ देखना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से खड़े होके। तो सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से सीधी लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी नाम देते हैं। ऐसे ड्रॉ कर लिया एंड सपोज करो कि हमारा फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है और वो उसको देखना चाहता है। वो डायरेक्ट नहीं देखना चाहता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हमारा फ्रेंड यहाँ खड़ा है और ये ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। उसने डायरेक्ट नहीं देखना, इसने कहाँ से देखना, थ्रू मिरर। ये इस ऑब्जेक्ट को मिरर से देखना चाहता है। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में से एक रे निकलेगी, ऐसे यहाँ गिरेगी और यहाँ से गिर के रे इधर जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएं, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो हम जानेंगे कि ये एंगल अगर आई होगा देन दिस एंगल इज ऑल्सो आई। फिर हम क्या करेंगे, फिर इस वाले रे को हम पीछे तक ट्रेस करेंगे। ऐसे हमने इसको बैक ट्रेस कर दिया यहाँ तक एंड ऑब्वियस ही बात है अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। आप समझने की ट्राई करो पहले हो क्या रहा है। सच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन हम, मतलब ये हमारी आँख, हम कहाँ देख रहे हैं, हम मिरर की तरफ देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को मिरर में देखने की ट्राई कर रहे हैं। तो जो रे इस ऑब्जेक्ट से थाउजेंड्स ऑफ रेज निकलेंगी, जो रे सीधे जाएगी वो तो सीधे लौट आएगी, ऐसे लौट आएगी। जो रे डाउनवर्ड जाएगी वो किसी को नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो रे ऊपर को जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी। तो इसको क्या लगेगा, रे कहाँ से आ रही है, इसको लगेगा रे कहीं पीछे से आ रही है। इसका मतलब सच में ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन इसको अपीयरेंस कैसा होगा, अपीयरेंस होगा कि वो यहाँ पे है। तो जहाँ अपीयरेंस होता है उसको कहते हैं इमेजिन करना। मतलब ये ऑब्जेक्ट को इमेजिन करेगा, कहाँ पे इमेजिन करेगा, पीछे इमेजिन करेगा। और जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम इमेज बोलते हैं। अंडरस्टैंड करना। इसका मतलब दिस एंगल इज आई, बेटा ध्यान से देखना,
दिस एंगल इज आई एंड दिस इज ऑल्सो आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। अगर ये आई है तो ये एंगल भी आई होगा। और एक और चीज़ है, अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा। ऐसे करते हैं हम, इसको m और इसको n बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं ट्रायंगल OMN। हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे होते हैं OMN, और हम यहां से बात करते हैं tan I, एंड द tan I इज इक्वल टू MN अपॉन OM। tan I इक्वल टू MN अपॉन OM की बात करते हैं। परफेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल IMN। इसमें भी हम बात करेंगे tan I, एंड दिस tan I इज गोइंग टू बी MN अपॉन MI। परफेक्ट। और अगर हम दोनों से देखें, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी कैसा होगा, सेम होगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा MN अपॉन OM इक्वल टू MN अपॉन MI। अब MN तो कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया OM इक्वल टू MI। इसका मतलब OM का मतलब हुआ मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और MI का मतलब हुआ मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस। दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि प्लेन मिरर के सामने जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज हमें उतने पीछे दिखाई देती है। अब इमेज का क्या मतलब हुआ, इमेजिनेशन। हमें इमेजिनेशन कहाँ पे होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। एक और बात, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, सॉरी दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आई। हम अगर यहाँ से देखेंगे तो भी हमें आई दिखाई देगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो भी यहाँ दिखेगा, अगर यहीं से देखेंगे तब भी वहीं दिखेगा। इसका मतलब एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इससे जितनी भी रे निकलेंगी, एक रे इधर निकलेगी, एक रे इधर निकलेगी, अभी हम 3 रेज की बात करते हैं, और एक रे इधर निकलेगी। जो रे सीधे जा रही है वो लौट के आएगी, कहाँ से आती फील होगी, कहीं पीछे से, आइडिया नहीं कितना पीछे से। एक रे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर वाली रे, वो इधर को जाएगी। अब इधर को जाएगी, अगर कोई यहाँ से खड़े होकर देखे, मान लो आप यहाँ से खड़े होकर देखो, तो आपको क्या लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है, रे कहीं पीछे से आ रही है। अगर तुम यहाँ से देखोगे, इधर नीचे वाली रे को देखोगे, तो ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी कहाँ पे, ये इधर को जाएगी, और ये हमें क्या लगेगा, ये कहीं पीछे से आ रही है। और अगर तुम यहाँ से देख रहे होगे तब भी तुम्हें क्या लगेगा, इमेज कहाँ पे बन रही है, सेम पॉइंट पे बन रही है। इसका क्या मतलब हुआ, एक ऑब्जेक्ट से जितनी भी रे फॉल होंगी, थाउजेंड्स ऑफ रेज फॉल होंगी, व्हेन दे आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर एंड बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय समवन, then everyone observes image at the same point. That means ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लेकिन जब हम इसको मिरर के थ्रू देखेंगे, चाहे खुद देखें या कोई साइड में यहाँ पे खड़े होकर देखें, सबको इमेज सेम पॉइंट पे दिखाई देगी। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ऑन द प्लेन मिरर। और एक और चीज़ है, ये डायग्राम में ज्योमेट्री के हिसाब से ये स्मॉल लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, बट सच ये है कि जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो जितना डिस्टेंस ये होता है, ये उतना डिस्टेंस ये आता है। दोनों में इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा मिलता है, सेम मिलता है। परफेक्ट हो गया। अभी हम देखते हैं मोशन ऑफ इमेज। मोशन ऑफ इमेज का क्या मतलब हुआ, आपको समझाता हूं। सपोज करो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मिरर के सामने पैरेलल इस तरफ u वेलोसिटी से रन कर रहा है। तुम क्या देखोगे, तुम बोलोगे सर जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर इमेज बनेगी यहाँ पे, एग्जैक्टली। और अगर ऑब्जेक्ट u से भाग रहा है तो इमेज भी कितने से भागेगी, इमेज भी u से भाग रही होगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस x है तो ये x है, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल रन कर रहा होगा तो इमेज भी मिरर के पैरेलल रन करेगी सेम वेलोसिटी से। क्लियर हो गया। सेम से क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पे होंगे इमेज हमें यहाँ पे दिखेगी, हम थोड़ा ऊपर चले जाएंगे इमेज हमें थोड़ा सा ऊपर दिखेगी, अगर हम डबल ऊपर चले जाएंगे इमेज तो हमें उससे डबल ऊपर दिखाई देगी। इस हिसाब से हमें ये पहला वाला केस दिखेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रनिंग पैरेलल टू मिरर, इमेज इज ऑल्सो रनिंग पैरेलल टू मिरर विद द सेम वेलोसिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम आएगी। नाउ वी हैव सेकंड केस, कि हमारे पास ही मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट अब इधर को रन कर रहा है u वेलोसिटी से। तो इमेज पहले यहाँ पे थी,
इमेज यहाँ पे थी, इमेज किधर को रन करेगी, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो तुम ये ऐसे चेक कर सकते हो कि सपोज करो स्टार्टिंग में इट वाज x1 और बाद में ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहाँ पे और ये कितना हो गया x2। तो अगर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रखा था x1 दूर तो इमेज कितना दूर रखी होगी? इमेज भी स्टार्टिंग में x1 दूर रखी होगी। अभी ऑब्जेक्ट कितना दूर आ गया? x2 दूर आ गया। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज कितना दूर होगी? इमेज भी सामने होगी और वो दोबारा से कितना दूर होगी? क्योंकि हमें मालूम है ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे होते हैं, तो इमेज भी होगी x2 दूर। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से x1 दूर था, इमेज भी x1 दूर थी। अब ऑब्जेक्ट मिरर से x2 दूर आ गया तो इमेज भी कितना दूर आ गई? x2 दूर आ गई। परफेक्ट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में मोशन हो गया ये वाला, ये ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ, तो इमेज में मोशन कौन सा होगा? इमेज में मोशन होगा ये वाला। और अब एक चीज़ देखें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स राइट इक्वल टू x1 माइनस x2। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? x1 माइनस x2। पहले कितना दूर था? x1 दूर था, अब कितना दूर है? x2 दूर है। क्लियर? लेकिन कौन से डायरेक्शन में हुआ? राइट डायरेक्शन में हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू x1 माइनस x2 अपॉन टाइम, जो भी टाइम लगा होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? ये राइट डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हमसे बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज है x1 माइनस x2, बट कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड में। तो वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी आएगी अगेन x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय t, और डायरेक्शन अभी भी कौन सी होगी? लेफ्ट साइड। परफेक्ट हो गया। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज में आपस में रिलेशन पता चल गया। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि इन दिस केस इफ velocity of object plus 10 meter per second, then velocity of image equal to minus 10 मीटर पर सेकेंड। बाकी सब सेम होगा। ये कौन से वाले केस की बात हो रही है? जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर है। मतलब इट कैन बी बोथ द केसेस। इट कैन बी दिस केस कि ऑब्जेक्ट इधर को भाग रहा है, तब भी सही है। इमेज कहाँ भाग रही होगी? इमेज इधर रन कर रही होगी। वी कैन हैव सेकेंड केस जिसमें ऑब्जेक्ट मिरर से दूर भाग रहा है, तो इमेज भी मिरर से दूर भागेगी। क्लियर हो गया? और दोनों केसेस में एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, ये राइट में तो ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में तो ये राइट में। तो हम एक एग्जांपल करते हैं इसी के रिगार्डिंग। सपोज करो हमारे पास वी हैव प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट, और ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। एक काम करते हैं, हम इसको ईस्ट मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर लाइन को मान लेते हैं नॉर्थ। और एक पार्टिकल, दिस ऑब्जेक्ट इज रनिंग अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड अज्यूम करते हैं ये 45 डिग्री का एंगल है और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। और कोई आपसे कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ velocity of image। इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने बताना है, ऐसा हमसे कहा जाता है। तो ये हमारे पास लाइन है। अब देखो ध्यान से, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियस सी बात है उतनी दूर इमेज होगी। एक और चीज, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर को 10 cos 45, और हमें अच्छे से मालूम है जितना जो वेलोसिटी इधर होती है ना, इमेज की वेलोसिटी सेम होती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कितना आ जाएगा? 10 cos 45। एक और चीज़ है, इमेज की एक वेलोसिटी इधर आएगी 10 sin 45, और एक चीज़ हमें पता है इमेज की जितनी वेलोसिटी यहाँ होती है उसका सेम कंपोनेंट यहाँ पे आता है, और ये भी होगा 10 sin 45। नाउ चेक, ये cos 45 और ये sin 45, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो कहाँ पे आएगा? वो इस डायरेक्शन में आएगा और बीचों बीच आएगा। ऑब्वियस ही बात है, तो ये एंगल कितना आएगा फिर? 45 डिग्री आएगा, और मैग्नीट्यूड सेम आएगा 10। क्योंकि ये कैसे निकालेंगे? दोनों का रिजल्टेंट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 10 आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू
10 मीटर पर सेकेंड अलोंग, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, क्या बोलेंगे हम? अलोंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये हम ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और केस हम कंसीडर करते हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को रन करा रहे थे, अब हम मिरर को रन कराते हैं। मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, और कोई आपसे बोले कि मिरर भाग रहा है यू वेलोसिटी से, बताओ इमेज की कितनी वेलोसिटी होगी? अगर मिरर यू वेलोसिटी से भागेगा, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ पे होगी? इमेज पीछे होगी। और हम क्या देखते हैं कि ये रेस्ट में ये रन कर रहा है यू वेलोसिटी से, इमेज रन करती है 2u वेलोसिटी से। ये रिजल्ट है। अब हमें इसका प्रूफ ढूंढना है। इसके प्रूफ बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो हम सिंप्लीफाइड प्रूफ ढूंढ सकते हैं, वो क्या होगा कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये x होगा तो x दूर इमेज होगी, ये इमेज है। आप देखो ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये x, तो ये x, मिरर यहां से चल के मिरर, ये वाला मिरर जब यहां पहुंच जाएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? x ट्रेवल करेगा। लेकिन जब मिरर यहां पे है तो इमेज यहां पे है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2x के बराबर। बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2x के बराबर। लेकिन जब ये मिरर उठ के यहां आ जाएगा इधर, तो इमेज कहां पे होगी? क्योंकि मिरर जब ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास आ गया तो इमेज मिरर के जस्ट पीछे होगी, इमेज यहां पे होगी। तो सच में मिरर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? मिरर ने ट्रैवल करा x डिस्टेंस, और इमेज कितना ट्रैवल कर गई? 2x डिस्टेंस। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि मिरर की वेलोसिटी u होगी तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? 2u होगी। सिंपल थ्योरेटिकल प्रूफ। ये थ्योरेटिकल प्रूफ है, आसान। लेकिन कोई आपसे बोले मैथमेटिकली प्रूफ करो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास मिरर है, सपोज करो ये डिस्टेंस है x के बराबर, ये इमेज होगी और ये डिस्टेंस भी होगा x के बराबर। मिरर मान लेते हैं यहां चला गया, यहां, और मिरर मूव कर गया y के बराबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इक्वल टू y। अगर मिरर y के बराबर मूव कर गया तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला, ये होगा x माइनस वाई। मिरर यहां से चल के यहां चला गया, मिरर कितना मूव कर गया? y के बराबर। अगर ये y के बराबर मूव कर गया तो कितना होगा? x माइनस वाई। अगर ये x माइनस वाई होगा तो इमेज, ऑब्वियस ही बात है कि ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस है x माइनस वाई, तो इमेज कितना दूर बनेगी? x माइनस वाई। लेकिन कहां से? मिरर से। कौन सी वाली मिरर की पोजीशन से? न्यू पोजीशन। मतलब यहां से इधर से इमेज बनेगी x माइनस वाई दूर, मतलब ये होगी न्यू पोजीशन ऑफ इमेज। ये फर्स्ट पोजीशन थी और ये सेकंड पोजीशन है। हमने कैलकुलेट करना है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये तो x था ना, हमें देखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं m1 मिरर की फर्स्ट पोजीशन, इसको हम बोलते हैं m2 मिरर की सेकंड पोजीशन। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको हम बोलते हैं I1 इमेज की फर्स्ट पोजीशन, और इसको हम लोग बोलते हैं I2 इमेज की सेकंड पोजीशन, और यहां पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इक्वल टू I1 I2। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इक्वल टू I1 I2, और ये हमने अब कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा सा। m1 I1 इक्वल टू x एंड m2 I1 इक्वल टू x प्लस वाई। चेक करो, m1 I1 x है और m2 I1, क्योंकि ये y है ना, ये y डिस्प्लेस हो गया ऐसा हमने माना, तो यहां से लेके यहां तक कितना आएगा? x प्लस वाई। बहुत अच्छी बात है। OM2 इक्वल टू m2 I2 इक्वल टू x माइनस वाई। तो फिर I1 I2 क्या आएगा? I1 I2 इज इक्वल टू m2 I1 माइनस m2 I2 इज इक्वल टू m2 I1 m2 I2। अगर हम दोनों को लिखें तो कितना आएगा? x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, दैट बिकम्स
इक्वल टू 2y। और ये क्या चीज़ है, ये है I1 I2। सो हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इक्वल टू 2y। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इक्वल टू y। इसका मतलब मिरर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y, और इमेज का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2y। इसका मतलब क्या हुआ, मिरर की वेलोसिटी अगर u के बराबर है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, 2u के बराबर होगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उससे डबल हो रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ मिरर इक्वल टू u, तो स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू 2u। तो बच्चों आज की क्लास मैंने बहुत इंट्रोडक्टरी ली, क्योंकि आज मैं रे ऑप्टिक्स का जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा था। प्रॉपर क्लासेस कल से शुरू होंगी, तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।